नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में परिसीमन, भारत की अफ्रीका नीति को फिर से सक्रिय करना, कोविड-19 व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल तथा संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 व 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ बैठक की गई और इसमें अनेक मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से जम्मू कश्मीर में परिसीमन को भी बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को पुनः निर्धारित करने के लिए किया गया था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। इस पृष्ठभूमि में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि परिसीमन क्या होता है और भारत में इसकी स्थिति किस प्रकार की है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि परिसीमन क्या होता है और भारत में इसे किसके द्वारा किया जाता है। तो सामान्य शब्दों में परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जिसे एक शक्तिशाली आयोग परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह निकाय इतना शक्तिशाली होता है कि इसके आदेशों में कानून का बल है और इन्हें किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि हम परिसीमन को सरल शब्दों में समझें तो यह एक प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव पद्धति में समानता लाने का एक प्रकार है, जिसके तहत भारत में जब लोकसभा और विधानसभा आदि के चुनाव होते हैं तो इसके तहत विविध प्रकार की सीटों का बंटवारा किया जाता है और सीटों को विविध प्रकार की भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। ये जो भौगोलिक क्षेत्रों में सीटों का विभाजन होता है, इसे हम निर्वाचक क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं तो इसमें प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मध्य जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था में जब कुछ जनसंख्या के समूहों के द्वारा एक सांसद अथवा विधायक का चयन किया जाए तो प्रत्येक 10 लाख अथवा 15 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक सांसद या विधायक को चुना जाना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था के तहत जो निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं वो निर्वाचक क्षेत्र इस रूप में बनाए जाते हैं कि उसमें रहने वाले लोगों के मध्य एक प्रकार की समता बनी रहती है और इस प्रकार की समता को बनाए जाने के तहत मुख्य रूप से भारत में परिसीमन आयोग कार्य करता है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से मुख्य रूप से जो निर्वाचक क्षेत्र हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं यानी सीमा क्षेत्र होते हैं उनमें विविध प्रकार के बदलाव लाए जाते हैं और साथ ही साथ यदि संविधान इजाजत दे तो इसके माध्यम से लोकसभा की सीटें अथवा विधानसभा की सीटों की संख्या में भी बदलाव लाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग की संरचना पर तो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त तीसरे सदस्य के रूप में होते हैं। भारत में परिसीमन को एक विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक 10 साल की जनगणना के पश्चात जो जनसंख्या आदि में बदलाव देखे जाते हैं उसके क्रम में एक अधिनियम के माध्यम से परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और इसके आधार पर परिसीमन की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत परिसीमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे लोकसभा अथवा संबंधित विधान मंडलों में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है। परिसीमन की आवश्यकता को कुछ अन्य विशेषताओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जैसे
जिससे कि देश के विभिन्न भागों में एक ही समय में राज्य के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में हम जनसंख्या की असमान वृद्धि को देखते हैं, जिसके तहत एक निर्वाचक क्षेत्र से दूसरे निर्वाचक क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास देखा जाता है, जिससे एक ही राज्य के भीतर विभिन्न आकार प्रकार के चुनावी निर्वाचन क्षेत्र सामने आते हैं। इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में एक प्रकार की समानता स्थापित किया जा सके, इसलिए प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक पुनर्समायोजन किया जाता है, जिसमें परिसीमन आयोग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य का विभाजन भी किया जाता है। हालांकि भारत द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा की सीटें और राज्य विधानमंडल की सीटों के आवंटन के संदर्भ में सन 2000 तक एक प्रकार की रोक लगा दी गई थी और इसको 1971 की जनगणना के आधार पर स्थापित कर दिया गया था। यानी भारत में जो लोकसभा और राज्य विधानमंडलों की सीटों की संख्या है उसको 1971 की जनगणना के अनुसार सन 2000 तक सीमित कर दिया गया था। बाद में इसको 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से बढ़ाकर 2026 तक सीमित कर दिया गया और इसको 1971 की जनगणना के आधार पर स्थापित कर दिया गया। यानी भारत में जो लोकसभा और राज्य विधानमंडलों की सीटों की संख्या है वह अभी भी 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित हैं और इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि भारत में 1971 के बाद जनसंख्या की काफी वृद्धि देखी गई है, तो जनसंख्या की इस वृद्धि को किस प्रकार से प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में स्थान दिया जा सके, इसके लिए परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव करके उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके तहत परिसीमन आयोग द्वारा 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से और बाद में इसको 87वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाने लगा। परिसीमन के तहत हमें संवैधानिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है और संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यदि हम परिसीमन के पिछले इतिहास को देखें तो भारत में इसके संदर्भ में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसके तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात किया गया और फिर जब भारत द्वारा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसके बाद 1963 में दूसरी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 1972 और 2002 में इस प्रकार के कार्य को देखा गया और अभी हाल में ही मार्च 2020 में सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी और 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में हमें जम्मू कश्मीर के परिसीमन को समझना चाहिए, क्योंकि 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में विद्यमान था तब जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य के संविधान और जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के द्वारा शासित किया जाता था। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद जम्मू और कश्मीर ने अपना विशेष दर्जा खो दिया और वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यही कारण है कि अब उसको परिसीमित किए जाने के संदर्भ में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसद की सीटों को पुनः निर्धारित करेगा। परिसीमन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो सीटों की संख्या है उसमें भी कुछ बदलाव आएंगे, जिसके तहत वर्तमान में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में कुल 87 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटों को रखा गया है पीओके के तहत और 4 सीटें लद्दाख क्षेत्र के तहत आती हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव हो गया
है और जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र अलग हो गया है। अतः अब इसमें नवीन परिवर्तनों को किया गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के माध्यम से अब इसमें अधिकतम 107 सीटों को प्रस्तावित किया गया है, जो आगे चलकर 114 तक जा सकती हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, जिसके तहत यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस परिसीमन प्रक्रिया से कश्मीरी हिस्से का जो प्रतिनिधित्व है वह जम्मू क्षेत्र की तुलना में कम ना हो जाए, क्योंकि जम्मू क्षेत्र की तुलना में कश्मीर के क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी कम है और जनसंख्या भी कम है। हालांकि समय समय पर जम्मू क्षेत्र द्वारा भी यह बात उठाई जाती रही है कि किस प्रकार से उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। इसके संदर्भ में जो निवारण उपाय समय समय पर सुझाए जाते रहे हैं, उसके तहत एक तो विकल्प यह दिया जाता रहा है कि हम जनसंख्या के हिस्से के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का वितरण करें, यानी जो जितनी जनसंख्या हो उसके आधार पर परिसीमन कर दिया जाए। हालांकि कश्मीर क्षेत्र के संदर्भ में हम कुछ विशेष फॉर्मूले के साथ सामने आ सकते हैं, जिसमें जनसंख्या के घनत्व को भी हम इस रूप में भार दे सकते हैं कि कम जनसंख्या घनत्व होने पर भी उसका बेहतर परिसीमन किया जा सके। यानी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक ओर तो हमें जम्मू क्षेत्र की ज्यादा जनसंख्या क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसका बेहतर परिसीमन करना होगा, साथ ही साथ कश्मीर के क्षेत्र में जो कम घनत्व वाला क्षेत्र देखा जा रहा है उसको भी बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले को निकालना होगा। इसी आधार पर हम जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बेहतर परिसीमन के साथ सामने आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है भारत अफ्रीका नीति को पुनः सक्रिय करने से ऐतिहासिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भारत द्वारा अफ्रीका को काफी लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है और हाल के समय में विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात भारत और अफ्रीका के मध्य संबंधों का विस्तार भी देखा गया है। हालांकि कोविड-19 और उसके पश्चात संबंधों में कुछ गिरावट देखी गई है, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत द्वारा अफ्रीका को निर्यात और अफ्रीका से आयात क्रमशः $27.7 बिलियन व $28.2 बिलियन देखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.4% और 25% की गिरावट के साथ देखा गया है। हम कुल व्यापार में भी पिछले वर्ष की तुलना में कुछ गिरावट देख रहे हैं, जिसके तहत 2020-21 में कुल व्यापार लगभग $55.9 बिलियन था, जो पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में $10.8 बिलियन की कमी को दिखाता है। साथ ही साथ यदि इसकी तुलना करें 2014-15 के सर्वाधिक व्यापार वाले वर्ष से, तो उसकी तुलना में भी 2020-21 में $15.5 बिलियन की कमी देखी गई है। व्यापार की कमी के साथ ही भारत द्वारा अफ्रीका में किए गए निवेश में भी कमी देखी गई है, जिसके तहत 2019-20 में निवेश $3.2 बिलियन था। 2020-21 में यह निवेश $2.9 बिलियन ही रह गया है, यानी इसमें गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ भारत द्वारा अफ्रीका में अप्रैल 1996 से मार्च 2021 के कुल 25 वर्षों में जो निवेश किया गया है वह कुल मिलाकर $70.7 बिलियन है, जो चीन द्वारा किए गए निवेश की तुलना में 1/3 यानी 1/3 है। भारत द्वारा अफ्रीका के 5 महत्वपूर्ण देशों के साथ व्यापार किया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र, कीनिया और टोगो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र, अंगोला और गिनी के साथ सर्वाधिक आयात किया जाता है। जब हम आयात और निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, तो भारत द्वारा अफ्रीका को 3 महत्वपूर्ण पदार्थ निर्यात किए जाते हैं, जिसमें विनिर्मित पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल यानी दवाएं और वाहन महत्वपूर्ण हैं। इसकी तुलना में भारत द्वारा कच्चा तेल और मोती, बहुमूल्य पत्थर और रत्न आदि को आयात किया जाता है, जिसकी अफ्रीका से होने वाले कुल आयातों में लगभग 77% हिस्सेदारी है। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से भारत और अफ्रीका के मध्य होने वाले व्यापार संगठन को पिछले 2 दशकों में किसी प्रकार के बदलाव को हमने नहीं देखा है, जिसको विविधीकृत किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में अफ्रीका में हम अनेक देशों की भागीदारी को देख रहे हैं और इसके तहत 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण हैं।
जैसे कि कोविड-19 का अफ्रीका पर प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके तहत 24 जून 2021 तक अफ्रीका में 52 लाख केस देखे गए हैं, जिसके चलते अफ्रीका में 1,37,000 से अधिक दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि अफ्रीका की कुल जनसंख्या 130 करोड़ की तुलना में संख्या कम दिखती है, लेकिन अफ्रीका के समाजों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तो अफ्रीका के 41 देशों में 2000 से भी कम कार्यशील वेंटिलेटर्स हैं, जो काफी चिंता का विषय है। हालांकि इन कमियों के बावजूद अफ्रीका द्वारा कोविड-19 का सामना किए जाने के संदर्भ में बेहतर कार्य किया गया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारक अफ्रीका में अभी भी विद्यमान रहा सामुदायिक व पारिवारिक समर्थन है और इससे पहले अफ्रीका ने जिस प्रकार से इबोला आदि बीमारियों का सामना किया गया है, वह भी बीमारियों के संक्रमण के संदर्भ में उसके पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण बना देता है, जिसके चलते अफ्रीका बेहतर कार्य कर सका है। हाल ही में गेटवे हाउस स्टडी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 21वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में अफ्रीका में एक नवीन प्रकार का साम्राज्यवाद भी देखा जा रहा है। इसके तहत अफ्रीका के बाजारों, खनिज, हाइड्रोकार्बन और समुद्री संसाधनों पर प्रभाव और नियंत्रण के लिए अनेक देशों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान और भारत आदि महत्वपूर्ण हैं। चीन द्वारा इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, जिसने कोविड-19 के काल में अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी वैक्सीन का निर्यात अफ्रीका में किया है। इसकी तुलना में अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत द्वारा भी वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से दुनिया के अलग-अलग देशों में वैक्सीन का निर्यात किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी महामारी की चपेट में आने से भारत को वैक्सीन की कमी हो गई, जिसके चलते भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी वर्तमान में इतनी कारगर नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही अपने को अधिक केंद्रित रखा गया है, जिससे अफ्रीका पर भारत का ध्यान कम होता गया है। यही कारण है कि हमें भारत अफ्रीकी संबंधों को फिर से आगे बढ़ाए जाने की दिशा में कार्य करना होगा, जिसके तहत भारत और अफ्रीका के मध्य संपर्क और बैठकों को बढ़ाना होगा और इसमें भारतीय विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में कीनिया का दौरा किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही साथ भारत द्वारा कूटनीतिक आधार पर समझौतों को बढ़ावा दिए जाने के लिए चौथे भारत अफ्रीका फोरम समिट को भी चाहे वर्चुअल आधार में ही आयोजित करना पड़े, उसको आयोजित करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले का जो समिट 2015 में आयोजित किया गया था, उसके बाद से भारत और अफ्रीका के देशों के मध्य फोरम समिट आयोजित ही नहीं हुआ है। भारत को अपने संबंधों को विविधीकृत किए जाने की दिशा में भी कार्य करना होगा, जिसके तहत आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना होगा, जिसमें स्वास्थ्य, स्पेस, डिजिटल तकनीक में सहयोग काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए भारत को यदि चीन की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना है तो भारत अफ्रीका में बहुपक्षीयता के साथ भी कार्य कर सकता है। यानी भारत द्वारा चीन की प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करना होगा, जैसे कि हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन के माध्यम से अफ्रीका में सहयोग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार से भारत को क्वाड देशों के साथ भी मिलकर इस प्रकार का कार्य करना होगा, तभी भारत अफ्रीका में अपने संबंधों को फिर से बहाल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस विपत्ति में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है कोविड-19 व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। कोरोना का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से देखा जा रहा है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जीडीपी में 7.3% का संकुचन देखा गया। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारतीय जीडीपी में जो इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है, वह कई सालों से इस प्रकार की मंदी की दशाओं को दिखाता है। जैसे कि भारत की जीडीपी में 2019-20 में 4% की वृद्धि देखी गई, जबकि भारत को 2016-17 में 8.3% की जीडीपी ग्रोथ प्राप्त हुई थी। जीडीपी में यह जो गिरावट देखी जा रही है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव घरेलू आय और रोजगार की दशाओं पर पड़ा है, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। इस पूरे परिदृश्य में कृषि क्षेत्र के द्वारा काफी बेहतर प्रदर्शन किया गया है और 2020-21 के काल में भी जब अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई, तब भी कृषि क्षेत्र के द्वारा
4% की समृद्धि दर को प्राप्त किया गया है। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के द्वारा औसत समृद्धि दर लगभग 4.8% प्राप्त की गई है, जबकि इसी अवधि में अर्थव्यवस्था महज 3.6% की जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस बात को भी चेताया है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र पर सर्वाधिक रूप में पड़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को बचाए जाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि हमें कोरोना वायरस का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रभाव को कम करना है तो इसके लिए हमें ग्रामीण मांग और रोजगार की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा और ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकारी समर्थन को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही विविध प्रकार की योजनाएं जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और मनरेगा के कार्य दिवस आदि को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में हमें प्रत्यक्ष आय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा, तभी हम कोविड-19 का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में लगने वाले महत्वपूर्ण कृषि आगत यानी इनपुट जैसे कि खाद, बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी देकर किसानों को सहायता देनी होगी और साथ ही साथ किसानों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। साथ ही साथ हाल के समय में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विविध प्रकार के कृषि उत्पादों का बेहतर दाम देखा गया है, तो किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी लाभ मिल सके, इसके लिए भी प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए निश्चित रूप से सरकारी समर्थन को बढ़ावा देकर ही इसके संदर्भ में बेहतर कार्य किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पर। हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा पाकिस्तान आधारित ड्रग रैकेट से संबंधित एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके पास से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा 56 किलोग्राम से अधिक हेरोइन को पकड़ा गया। यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हाल के समय में भारत और पाकिस्तान के मध्य ड्रग्स के अवैध कारोबार में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत दुनिया के 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच में स्थित है, जिसमें पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज मुख्य रूप से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के ग्रामीण पहाड़ों के साथ मेल खाने वाले क्षेत्र को दर्शाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही साथ यह क्षेत्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे पुराने नशीले पदार्थों की आपूर्ति मार्गों में से भी एक है। यदि हम बात करें गोल्डन क्रिसेंट की तो यह दक्षिण एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रमुख अफीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्थल है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। इन दोनों ही क्षेत्रों के माध्यम से विविध प्रकार के मादक पदार्थ जैसे कि हेरोइन और हशीश का निर्यात देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और कनाडा आदि महत्वपूर्ण हैं। भारत क्योंकि इन दोनों प्रकार के गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के मध्य में स्थित है, इसी वजह से भारत मादक पदार्थों की तस्करी किए जाने के संदर्भ में काफी सुभेद्य है और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम बात करें पाकिस्तान के साथ सीमा की, तो यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, जिसमें भारत पाकिस्तान के साथ 2 तरीके की सीमाएं साझा करता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसका किसी भी पक्ष द्वारा ज्यादा उल्लंघन नहीं किया जाता। हालांकि दूसरी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के नियमित घुसपैठ का दृश्य है। साथ ही साथ कच्छ सेक्टर में 199 किलोमीटर का एक खंड भी है, जिसका चूंकि सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे घुसपैठ की सुविधा मिलती रहती है। इस चित्र
में आप इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी को देख सकते हैं। मुख्य रूप से इस पूरे सीमा क्षेत्र में एलओसी जो है वह ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय है, जिसके तहत कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को भी अपने थैले में ड्रग्स ले जाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह इन ड्रग्स के माध्यम से पाकिस्तानी सेना से हथियार खरीदते हैं। यही कारण है कि भारत द्वारा सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को कम किए जाने की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाई गई है और फ्लड लाइटिंग आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भारत हाल के वर्षों में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती के माध्यम से भी सीमा क्षेत्र की सुभेद्यता को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने की आशा की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया गया और इस बात के संकेत मिले हैं कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक भागीदारों से बातचीत की जा रही है। इसके तहत विशेषज्ञ इस बात पर भी बल दे रहे हैं कि किस प्रकार से भारत अब दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था के लिए कार्य किया जा सके। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा बैठक में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किए जाने पर बल दिया गया और साथ ही साथ इसके लिए शंघाई सहयोग संगठन और एफएटीएफ यानी वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि किस प्रकार से आज के समय में आतंकवादी विविध प्रकार की नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको विनियमित किए जाने के संदर्भ में हमें प्रयासों को करना होगा। जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी आदि करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है और हथियारों आदि की खरीद फरोख्त के लिए डार्क वेब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, जिसके संदर्भ में सुरक्षा एजेंसियों को भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत की अफ्रीका नीति को फिर से सक्रिय करने की जरूरत है, चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, परिसीमन से क्या तात्पर्य है, भारत में इसकी संवैधानिक और वैधानिक स्थिति की हालिया संदर्भ की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत अफ्रीका संबंध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप संबंधों की हालिया प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए इसके संदर्भ में कुछ आंकड़े भी देंगे। फिर आप संबंधों को पुनः बहाल किए जाने के संदर्भ में कुछ सुझाव देंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप परिसीमन का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप भारत में परिसीमन की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे। फिर आप जम्मू कश्मीर में हालिया प्रस्तावित परिसीमन को व्याख्यायित करेंगे और अपनी तरफ से एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।